बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। आज 10 मुहर्रम हराम है और आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए, क्योंकि आज के दिन के बाद जो है वो बहुत तेज़ी से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी पाकिस्तान में, मुझे उन्हीं पर बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि सबका फोकस है और उसके सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब। आज के प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद उमर साहब, डायरेक्टली बातचीत का आगाज़ करते हैं क्योंकि 11 मुहर्रम से जो है वो एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से शुरू होने वाली हैं, पंजाब में भी, वफाक में भी, और ऐसा लगता है कि फ़ाइनल राउंड की तरफ बढ़ रहा है मामला। अगर तो रिजीम चेंज ऑपरेशन को मुकम्मल रिवर्स होना है या उसको कंटिन्यू होना है तो ये अगले 20-25 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जो हमें समझ आ रही है सियासत का छोटा मोटा तजिया करते करते। अब पहला सवाल तो ये है कि ममनुआ फंडिंग केस में हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाना चाहती है और फिर तोशा खाना का एक केस है, उसको भी उठाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दिया है। इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट क्या किया जा सकता है? आप लोगों ने इसकी असेसमेंट की है, कानूनी असेसमेंट? जी बिल्कुल, और ये मैंने इस्तेलाह लोगों को इस्तेमाल करते हुए सुना है और माजरत के साथ ये भी मुमकिन नहीं है। टेक्निकल नॉकआउट का तो मतलब ये है कि काम को गलत हो गया है, नीयत खराब नहीं थी लेकिन गलत काम हो गया है, तो इसलिए कानूनी तौर पे शायद ये मुमकिन हो सके। ऐसा भी नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। कानून बड़े वाज़े है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि किस किस्म की जमात पे पाबंदी लगाई जा सकती है और उसके लिए उस जमात का मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करना, एक साजिश का हिस्सा बनना ज़रूरी है, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़ी जमहूरी कुव्वत का एक मजाक ही है ये बात भी करना। दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब के ऊपर जो ज़ात के ऊपर वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा उसका दारो जो है उन्होंने उस बयान हल्फी पे बनाया हुआ है, जिसका सिर्फ मसला ये है कि वो बयान हल्फी है ही नहीं, वो एक सर्टिफिकेशन है। कानून के अंदर बड़ा वाज़े तौर पे तशखीस की जाती है एफिडेविट क्या चीज़ होती है। मसलन जब हम इलेक्शन के गोशवारे शामिल कराते हैं उसके अंदर एफिडेविट दिया जाता है, बयान हल्फी दिया जाता है, क्योंकि आप अपने असासों की बात कर रहे हैं और आपका ये कानून आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको अपने तमाम असासों का पता होगा, इसलिए आप एक हल्फ के ऊपर एक बयान देते हैं। सर्टिफिकेशन का मतलब यह होता है कि जो बराह रास्त आपकी मालियत नहीं है, आपके असासे नहीं है, आपकी आमदनी और अखराजात नहीं है, सारी दुनिया में फैले हुए डोनेशंस आ रही हैं, तो उसका एक तरीक़ेकार है। पार्टी की जो टीम है वो पहले बनाती है अकाउंट्स, ऑडिटर के साथ बैठती है, ऑडिटर उसके ऊपर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाते हैं, फिर वो चेयरमैन तक पहुंचती है, यानी इमरान खान साहब तक पहुंचती है, और इमरान खान जो दस्तखत करते हैं उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है सर्टिफिकेट, तो कोई उसमें इबाहम नहीं है, ये एफिडेविट नहीं है, सर्टिफिकेट है, और उसके अल्फाज में ये लिखा होता है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो मेरे पास मालूमात आई हैं उसके मुताबिक ये दुरुस्त है। इतनी सी बात है, कोई भी आप कानूनदान से बात कर लें तो ये दोनों चीजें जिसकी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है और बड़ी शदीद ख्वाहिश है, क्योंकि इमरान खान रुक नहीं रहा उनसे, उसका कानून में कोई बुनियाद मौजूद नहीं है। सर, रोकना तो पड़ेगा ना, देखो, और रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनको ऐसा लगता है कि सपोर्ट मैसर भी है और आप लोग इसका कहते भी रहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक फैसला आता है और फौरी तौर पे पाकिस्तान को इंतखाबात में धकेल दिया जाता है, तो जितना टाइम आपको अदालतों से रिलीफ लेने में लगेगा उतनी देर में तो पुलों के नीचे से पानी निकल जाएगा। नहीं, अभी तक तो है, कोर्ट्स जो है उन्होंने तवातुर के साथ, इलेक्शन कमीशन तवातुर के साथ हमारे खिलाफ फैसले देता गया है और ऐसे फैसले देता गया है जिसकी कानून में कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं थी, और तवातुर से कोर्ट्स जो हैं वो उसको ओवर रूल करते रहे। आखिरी जो हुआ था वो तो 17 जुलाई को जो उन्होंने करने की कोशिश की कि पोलिंग एजेंट ही हमारे सारे खराब कर दें और एक अपनी तरफ से कानून ईजाद कर दिया, तो वो तो 4 घंटे के अंदर रिलीफ मिल गई थी कोर्ट से, और इनकी तरफ से तो कोई भी उम्मीद नहीं है। अभी भी आप देखें ना कि ये जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर की बुनियाद पे ये सब किया जा रहा है, इमरान, पता नहीं ये सब लोगों को इस बात का इदराक है कि नहीं कि ऑर्डर लिख दिया गया, ऑर्डर लिख के वो अवाम तक पहुंचा भी दिए गया, हमें सब उसकी कॉपी भी मिल गई, उसके बाद उसको तब्दील किया जाता है और एक फरमाइशी पैराग्राफ डाला जाता है, और वो फरमाइशी पैराग्राफ कोई छोटी मोटी बात नहीं कहता,
वो कहता है कि वो इख्तियार जो इलेक्शन कमीशन को कानून के अंदर हासिल ही नहीं है, उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो वफाकी हुकूमत को कहता है कि जनाब इनको जरा देखिए, ये बड़ी खतरनाक जमात है और ये फॉरेन एडेड जमात है, तो इनके ऊपर कुछ आप जो मजीद कार्रवाई करना चाहते हैं वो जरूर करें इसके ऊपर। तो बाकायदा फरमाइशी लिखा हुआ ऑर्डर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कानून के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है और इसलिए कोर्ट्स जो है इंशाल्लाह ताला इसको स्ट्राइक डाउन करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की सिक्योरिटी जो स्टोरी थी वो भी फरमाइशी थी सर वो उसकी टाइमिंग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसके अलावा उन्होंने हमें पहले सवालात भेजे थे, जो हमने सारी इंफॉर्मेशन दी, जो हमने जवाब दिए वो उन्होंने जवाब उसमें रिफ्लेक्ट नहीं किए। आमतौर पे तो एट्रीब्यूट करके कहा जाता है ना कि जी हमने कहा था, ये सवाल पूछा था, उनका जवाब ये, उन्होंने वो भी नहीं किया। तो उसकी टाइमिंग जिस तरीके से थी, जिस तरीके से वो स्टोरी छापी गई, तो वो भी उसमें भी फरमाइशी होने का शक ही पड़ता है। नहीं, लेकिन देखें, अगर आपको ऐसा शक है और आपके जवाबात उन्होंने नहीं छापे तो बरतानिया में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे कुछ सहाफ़ती हैं और अगर उनको आप वायलेट करते हैं तो फिर आपको कानूनी नुक्ता नज़र से नुकसान बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मुकदमा बड़ा ज़बरदस्त बनता है। आप जाकर उनको चैलेंज करें और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान में भी आप सुरखरू हो जाएंगे और वहाँ भी आपको ठीक ठाक फ़ायदा मिलेगा। अच्छा इमरान, उसके अंदर अगर स्टोरी को पढ़े ना तो तहरीक इंसाफ पे तो बराह रास्त इल्ज़ाम कोई है नहीं। वो हम वोट ऑन क्रिकेट क्लब से जो वहाँ पर फंड रेजिंग की गई, उस फंड रेजिंग से जो है वो पैसा तहरीक इंसाफ को भेजा गया, ये तो हम भी यही कहते हैं, हमारी रिटर्न के अंदर मौजूद है, हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर ये जमा कराया है, ये तो कोई छुपी भी बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि जैसे उसके अंदर पैसे आए उस अकाउंट के अंदर, उसके अंदर कोई खराबी थी और कोई और पैसा था जो उसके अंदर शामिल कर दिया गया। हालांकि हमारे पास तमाम तफसील मौजूद है। वो एक इवेंट नहीं था, एक लंदन के अंदर हुआ था, एक दुबई में फंड रेजिंग हुई थी, और उसके पूरे वो $2 बिलियन के लगभग की जो अमाउंट है, वो सारे पाकिस्तानी डोनर्स की लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है, वो कोर्ट के अंदर हम जमा भी करा देंगे। लेकिन उन्होंने इल्जाम आरिफ नकवी पे लगाया है, तो तहरीक इंसाफ जाके वहां पे हत्या की इज्जत नहीं कर सकती। वो दावा जो है अगर करना है तो आरिफ नकवी ने करना है। आजकल उनको आपको पता है कानूनी मुश्किलात भी हैं। नहीं, चंद घंटे के अंदर फाइनेंशियल टाइम्स की आपको पता है एक और स्टोरी भी आई थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो बहुत तेज़ी से डैमेज होगी इस फैसले के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? यानी उन्होंने वहाँ बैठ के फैसला कर लिया कि आपकी मकबूलियत फारग हो रही है। यार ये सर, मैं जो हूं ना, मैं अपने मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के दोस्तों से बोलूंगा, यार अब तो विलायत वालों ने बोल दिया है तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूलियत खो गई है। आप तो पहले ये यकीन रखते थे कि वो टिकट भी नहीं लेगा पंजाब के अंदर पीटीआई का। जल्दी से इलेक्शन कराएं, 2/3 अक्सरियत जीते, किस्सा खत्म हो हमारा। तो फौरी तौर पे इंतखाबात की तरफ चलना चाहिए। सर ये ख्वाहिश जो है, इस ख्वाहिश का इजहार पहले भी किया गया। हमें यह भी बताया गया कि ये देखें, ये जो आप खुददारी वगैरह की बातें कर रहे हैं ना, ये 2 हफ्ते के अंदर ये नशा उतर जाता है और ये एक बबल है, ये बबल खत्म हो जाएगा। लेकिन 17 जुलाई को लोगों ने देखा कि ये एक बबल नहीं है, ये एक पाकिस्तानी कौम के अंदर बेदारी है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती इससे पहले पाकिस्तान में। अच्छा, आपको आउट करने की कोशिश इमरान खान साहब को की तो जा रही है, सब लोग इसी पे बात कर रहे हैं आजकल। आउट करने की कोशिश जो उनको की जा रही है, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लोग मौजूद हैं या ऐसे लोग भी हैं जो पॉलिटिकल नहीं हैं तो ताकतवर हल्के हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट है? क्या इमरान खान को सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज से खतरा है या उनको ये प्रॉब्लम है कि हटाओ इनको? देखिए, जाहिर है ये चीज को ऐसी बराह रास्त सामने कोई एविडेंस ज्यादा नहीं आता, लेकिन जो खबरें सुनाई देती हैं वो खबरों में ऐसा भी सुनाई देता है कि अगर चले पूरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं तो एलिमेंट्स के इस्टेब्लिशमेंट के हिस्से जो हैं उनकी ख्वाहिश ये जरूर है। लेकिन क्या मैं इसके लिए कोई ठोस वायदा आपको दे सकता हूं? तो वो ऐसी चीज मेरे पास नहीं है। लेकिन वो एक बाज़गश जो होती है, सहाफ़ी दोस्तों के साथ बैठते हैं, उनसे जो बातें सुनते हैं, तो उसके अंदर ऐसी बात सुनने को जरूर मिलती है। आपके पास अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, आप हालात से असेस नहीं करते कि ये चीज़ें अचानक इतनी तेज़ी से इस अंदाज से हो रही हैं। ये कोई पॉलिटिकल लोग इसको ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी अपनी असेसमेंट कोई नहीं है बतौर पॉलिटिशियन? देखिए, अमूमी तौर पर जब ऐसी सूरत हाल होती है तो उसके अंदर यही समझा जाता है, मसलन ये जो मैं फरमाइशी पैराग्राफ की बात कर रहा हूं, पर इस किस्म का कंट्रोल जो है
वो सियासी जमातों का नहीं होता। लेकिन इमरान में जितनी बात होती है उतनी बोलता हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सुनने में आ रहा है वो मैंने आपको बोल दिया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अच्छा बताओ कि वो पैराग्राफ मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं आपकी असेसमेंट तो पूछ मैं रहा आपको हूं कि आपकी असेसमेंट क्या है। मैं सिर्फ असेसमेंट पूछ रहा हूं, आपकी खबर नहीं पूछ रहा। असेसमेंट जो है वो असेसमेंट में लगता है कि सिर्फ सियासी लोग ना हो, लेकिन मैं साथ इसके ये भी ऐड करूंगा कि जो सूरत हाल हुई भी है ना आजकल, तो उस सूरत हाल का एक जो गैर यकीनी सूरत हाल है, एक डिस्ट्रेस की सिचुएशन है, उसको सियासतदान फिर मिसयूज भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन वो पता चल जाता है अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि 25 मई को मसलन जिस तरीके से बर्बरियत की गई, तो वो तो तकरीबन तमाम लोगों का तज्जिया बशमूल मेरे यही है कि सिर्फ पुलिस जो है वो अपने जोर के ऊपर इतनी इसकी कोई नजीर ही नहीं मिलती कि इस किस्म की बर्बरियत करे। तो शायद उनको कोई दिलासा दिया गया था पीछे से कि खड़े हो जाओ, तगड़े हो जाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। अच्छा, आपको एक ऑफर आई थी, वजीर आजम बनने की पेशकश की गई थी, आपने इसको संजीदा क्यों नहीं लिया असद उमर साहब? अच्छा, पहले भी मैं बता चुका हूं कि ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने कहा कि आओ वजीर आजम बन जाओ। नहीं, ऐसे तो कहता भी कोई नहीं है, रास्ता बना के दिया जाता है, फार्मूला आहिस्ता 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 आहिस्ता। हाँ, वो फार्मूला रखा गया था, उसमें कोई शक नहीं है, फार्मूला रखा गया था। और फार्मूला ये था कि 3 नाम पेश करते हैं इमरान खान के अलावा पार्टी में से, उन 3 में से एक नाम आपका भी होगा। तो पहली बात तो मेरा एक इमरान खान के साथ रिश्ता है, अगर आप इजाजत देंगे मैं थोड़ा सा उसको भी बयान कर दूंगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल सियासी तौर पे भी अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ का आज की मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान के बगैर तसव्वुर भी करना बेवकूफ़ी है ना। तो वो एक लीडर है, ये जो मैं कौम की बेदारी की बात कर रहा हूँ, ये जो कौम खड़ी हो गई है, और वो हम बचपन में, इमरान आप तो छोटे हो, जब हम छोटे थे ना, उसको दीवारों पे लिखा होता था चेहरे नहीं निजाम को बदलो। इमरान खान ने निजाम बदल के रख दिया है। ये एक निजाम जो बंद कमरों से चलता था, ताकतवर तबके, बैरूनी ताकतें, वो उसने पाकिस्तान की कौम को ऐसा खड़ा किया है, वो सब एक तरफ खड़े हो गए और अकेली अवाम ने पंजाब की हुकूमत छीन ली वापस इन सारी कुव्वतों से। तो जिस शख्स का ये किरदार हो, उसको बगैर पार्टी का क्या तस्वर किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में, मैं बार बार कहता हूं, इस वक्त हमें नहीं सिर्फ पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है, तो इमरान खान के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑफर थी, ये सियासी लोगों की जानिब थी या गैर सियासी लोग थे? नहीं सर, ये गैर सियासी लोग थे, लेकिन फौजी नहीं थे। जिन 2 लोगों ने मुझसे बात की थी वो सियासतदान नहीं थे, लेकिन वो फौजी भी नहीं थे। वो पैगाम किसी का लेकर आए थे या उनकी अपनी तरफ से ये पेशकश थी? अच्छा, यही मैं पहले उसी इंटरव्यू में मैंने ये बात की थी कि मुझे नहीं पता कि ये किसी की तरफ से पैगाम था या ये उनका अपना फॉर्मूला था जो वो पेश कर रहे थे। मैं हतमी तौर पे इसको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि वो फौरी तौर पे मैंने जो बातचीत है उसको बंद कर दिया था और उसको आगे वो चली ही नहीं, तो इसलिए ये यहाँ सवाल तक पहुंचे ही नहीं। मैं उनसे क्यों पूछूं कि ये आपकी ऑफर, ये किसकी ऑफर है? अगर इस किस्म की बात कोई करेगा कि इमरान खान के बगैर जो है आप हुकूमत चला लें, तो हम तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। इमरान खान सुनने को बेशक तैयार हो, हम नहीं सुनने को तैयार। देखें, कम से कम आपके मुताबिक 3 लोगों को ये ऑफर की गई है, बाकी 2 कब बोलेंगे या क्यों नहीं बोले अब तक? क्या उन्होंने ऑफर को संजीदा लिया था? अच्छा, नहीं, मैंने कहा कि मुझे ये कहा गया था कि 3 नाम देते जिसमें से एक आपका होगा। उन्होंने किसी और 2 से बात की या किसी 5 से बात की, ये मुझे नहीं पता। मेरा और कोई बोला कोई नहीं, मुझे ये बात बताई हो सकता, बोला कोई नहीं, मुझे भी नहीं पता। मतलब ये नहीं कि टीवी पे सिर्फ नहीं बोले, मुझे अलग से भी किसी ने नहीं बताया। आपको उन्होंने ये नहीं बताया कि बाकी कौन लोग हो सकते हैं आपके अलावा? नहीं, जैसे मैंने कहा ना, जब उन्होंने जैसी बात की ना, तो मेरा फौरी रिएक्शन जो था, उसके बाद कोई मजीद सवाल जवाब की गुंजाइश बनती कोई नहीं थी। असद राणा सनाउल्लाह साहब ने एक और इंक्वायरी शुरू करवाई है, JIT भी बन रही है, हुकूमत ने उस पर काम किया है, ISI उसके अंदर शामिल है, IB शामिल है, FIA शामिल है, और वो ये जानना चाहते हैं कि लसबेला हेलीकॉप्टर का जो हादसा हुआ जिसमें पाक फ़ौज के अफसरान शहीद हुए, उसमें जो दिल आज़ारी की गई शोहदा के ख़ानदानों की और शोहदा की तौहीन की गई, तो इसके पीछे वो पहुंचना चाहते हैं कि कौन है। राणा सनाउल्लाह साहब ने तो साफ इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और उनकी जमात इसके अंदर शामिल है और उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आपके ख्याल में ये इंक्वायरी को आप वेलकम करते हैं? देखिए, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल पता चलना चाहिए कि किसने ये घिनौनी साजिश चलाई, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेन चलाई।
लेकिन क्या राना सनाउल्लाह की करने वाली किए वाली कोई भी इंक्वायरी के अंदर हम यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह जब आप कोई कत्ल भी हो जाता है ना, तो उसको जब आप इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करनी शुरू करते हैं तो कुछ आपके पास एविडेंस होता है, कुछ जिसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब वो एक वाकयाती जो शवाहिद हैं। वाकयाती शवाहिद ये हैं कि पीडीएम की लीडरशिप भरी हुई है उन लोगों से जिनके अवामी बयानात रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, फौज के खिलाफ बदतरीन जहर उगलते हुए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है जिसका लीडर, जिसके तमाम मेंबर जो है वो सिवाय पाक फौज की सपोर्ट के, पाक फौज की बेहतरी के कभी कोई बात ही नहीं करते। तो अगर मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखूं या जो वाकयाती शवाहिद है उनको देखूं, तो मेरी तो सबसे पहले जो शक की निगाह है वो तो जाएगी पीडीएम के लोगों के ऊपर, उस मरियम के ऊपर जिसने कहा कि एपीएस का हादसा भी खुदा न खास्ता फौज ने खुद करा दिया, उस नवाज शरीफ के ऊपर जिसने जो इंडिया को बोलता है कि ये मुंबई का हमला जो है वो पाकिस्तान की फौज ने कराया, उस आसिफ जरदारी जो कहता था कि मैं फौज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उस ख्वाजा आसिफ के ऊपर जो कहता था कि ये फौज जो है ये अवाम की हड्डियों से गोश्त नोच के खा गई है, उस सरदार अयाज सादिक के ऊपर जो कह रहा था कि भारत के साथ जिस वक्त बालाकोट की सूरत हाल हुई और हमने उनका जहाज गिराया तो उसके बाद आर्मी चीफ जो है उनकी टांगें कांप नहीं थी। और आपको पता है कि इंडियन मीडिया ने कैसे, मैं तो आगे ये आधा घंटा और बता सकता हूं कि किस किस ने क्या कहा। फजलुर रहमान साहब ने तो जो कहा वो यहां बता भी नहीं सकते, उन्हीं की तरफ जाती है। बिल्कुल, मुशाहिदुल्लाह, और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो ये पूरी फहरिस्त बनी हुई है, तो बिल्कुल ये पता होना चाहिए। और लेकिन जो ये तो तहकीकात करेंगे ना, ये तो पता चलेगा कि उन सोशल मीडिया अकाउंट के पीछे कौन था कौन नहीं था, जो भी था उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन जिनके रिकॉर्ड पे ये तमाम इल्जामात मैं आपको बता रहा हूं, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, इनको क्यों नहीं सजाएं दी जा रही? इनको किस इन्वेस्टिगेशन, किस जीआईटी का इंतजार किया जा रहा है? असद उमर साहब, एक चीज, नवाज अपने ट्विटर के ऊपर दिए गए बयान के लिए जवाबदेह आज तक नहीं है, और उन्होंने आज तक कोई वीडियो बयान उनका नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने फलां से इंस्पायर होकर ये जो है वो बयान मैंने दे दिया था, और वो डरी हुई कभी नहीं बोलती हुई आपको कैमरे में नजर आई। लेकिन एक 17 साल बच्चे ने एक बेहुदा हरकत की, लेकिन उसके बाद उसका एक स्टेटमेंट भी आया और उसने बताया भी कि वो किस किस से इंस्पायर हुआ। और आपको खुशी होगी ये जानकर कि मेरा नाम भी उसने लिया बीच में कि वो मैं इमरान रियाज से भी इंस्पायर हुआ हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 50 अकाउंट्स वाला बच्चा है जिसके 50 फॉलोअर्स हैं, इससे तो सब पूछ रहे हैं, वीडियो भी आ रही है, दबाव भी बन रहा है, लेकिन मरियम नवाज का ट्वीट इससे बहुत खौफनाक था जहां उन्होंने कहा कि एपीएस के बच्चों को खुद मार दिया जिनके बच्चे थे उन्होंने। वेरी अनफॉर्चुनेट। और वहां पे आज तक कोई सफाई नहीं है। बिल्कुल जी, और वो मरियम ने तो चले बाद में वो डिलीट की, बाकी ये तो बच्चे ने भी कर दिया ना डिलीट। ऐसे इस वक्त ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में आजाद नहीं फिर रहे, वो सिर्फ असेंबली में नहीं है, वो सिर्फ काबीना में नहीं है, वो वजीर दिफा है पाकिस्तान के। और ये मैं को 25वीं दफा सवाल कर रहा हूं टेलीविजन के ऊपर, ना ख्वाजा आसिफ की तरफ से कोई जवाब मिलता है, ना कोई इदारों की तरफ से जवाब मिलता है। यार कम से कम ख्वाजा आसिफ को टीवी पे बिठा के इसी तरीके का एक बयान तो दे दें, माफी तो मांग लें कौम से। क्योंकि मैं बोलता हूं फौज से नहीं माफी मांगे, ये उन्होंने कौम की तौहीन की है। कौम से माफी मांगे कि मैंने कहा था और मैं तौबा करता हूं आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, चलें उसके बाद हम शायद माफ कर दें उनको। लेकिन ये ऐसा दोहरा मेयार सिवाय मुल्क में आप लोगों को बदजन करने के और क्या अचीव करेंगे इससे? नहीं, लेकिन असद साहब ये शुरू हो गई है। अब इस इंक्वायरी के अंदर जो होना है वो भी सबको नजर आ रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो करना है उन्होंने आइडिया भी दे दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इन्हीं को हमने पकड़ना है। हालांकि दर्जनों अकाउंट हमारे पास मौजूद हैं, हर तरफ सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, जहां पे पीएमएलएन के लोगों ने इसी वाकये के बाद जिस किस्म की बातें की हैं या पीडीएम के लोगों ने भी की हैं, लेकिन हमें सबको यह पता है कि इसके जरिए से इमरान खान को फिक्स करेंगे। तो क्या आप इस इंक्वायरी को मानते हैं? सर सवाल ही नहीं बता, राना सनाउल्लाह की हुई किसी भी इंक्वायरी को कोई भी पाकिस्तान का आजाद शहरी कैसे मान सकता है? जो आदमी जो है हफ्ते में 5 दफा इमरान खान को गिरफ्तार करने की बातें कर रहा हो, जो सारा वक्त तहरीक इंसाफ को अपने
पाबंदी लगाने की बातें कर रहा हो, उस शख्स की भी इंक्वायरी के ऊपर कौन यकीन करेगा? आप ये वाकई में करना चाहते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी खोल दें, फिर हम भी हमारे, आपको पता है सोशल मीडिया के बच्चे जो हैं, बहुत तेज बच्चे, वो पूरी अपनी रिपोर्ट बना के पूरी फोरेंसिक स्टडी करके आपके सामने रख देंगे कि एक 50 फॉलोअर के अकाउंट के इस बच्चे के ट्वीट को, जो बिल्कुल गलत ट्वीट थी जिसकी मजम्मत करनी चाहिए, उस ट्वीट को किन लाखों के अकाउंट्स वालों ने रीट्वीट कर करके पाकिस्तान के अंदर फैलाया। ये तो सर बड़ी मेहरबानी सलीम साफी की है और अब्बासी साहब ने की है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ, सदर पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान की फोर्सेस के, उनके साथ क्या हुआ इस हवाले से एक खबर चल रही है, उस पर हम आपका तबसरा लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान की फोर्सेस के। एक खबर चल रही है जिसके मुताबिक ये है कि आरिफ अलवी साहब ने या उनके ऑफिस ने राब्ता किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सदर की मूवमेंट के मामलात को डील करता है, और वहाँ से राब्ता किया गया और ये कहा गया कि वो जाना चाहते हैं बतौर सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान की फोर्सेस के शोहदा के लवाहिकीन के पास और शामिल होना चाहते हैं इस मौके पर। तो उसमें यह कहा गया कि पहले वज़ीर आज़म जाएंगे और फिर बाद में आपका बंदोबस्त किया जाएगा, और उनको इस तरीके से रोका गया। इसी बीच में जब उनको रोका गया तो मीडिया के कुछ लोगों ने इस पर प्रोपेगेंडा शुरू किया और ये बाकायदा करवाया गया कि आरिफ अलवी साहब को लवाहिकीन नहीं आने दे रहे। हालांकि उसके बाद इमरान खान साहब गए और वो सारा प्रोपेगेंडा टूट गया। ये क्या चल रहा है सर, इसमें क्या है? सर बहुत इंतहाई अफसोस की बात है। पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के, पाकिस्तान के सबसे बड़ा आईनी ओहदा सदर पाकिस्तान का होता है, और उनके साथ इस तरीके की पूरी गेम खेली जाए और उसके बाद वो चलाया जाए पूरा मीडिया के अंदर उसको। और आपको पता है कि आरिफ अलवी जो हैं, वो उनकी एक ट्रेडिशन, जब से वो सदर बने थे, वो जब भी कोई भी शहीद होता है तो उनसे रब्ता भी करते हैं और जो कोशिश करते हैं कि एक पाकिस्तान की रियासत की नुमाइंदगी करते हुए वो शोहदा के लवाहिकीन को ये एहसास दिलाएं कि पूरी कौम जो है वो फ़ख्र करती है उनके शोहदा के ऊपर। तो यहाँ पे तो बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। मैं तो हर जो भी शहीद होता है उसके साथ वो ये करते हैं, और उसके बाद ऐसी कैंपेन चलाई गई। अच्छा, वहाँ पर उस जनाजे के अंदर मैं भी मौजूद था, परवेज खटक थे, असद कैसर थे, चीफ मिनिस्टर केपी थे, फवाद चौधरी थे, और 3-4 हमारे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, उमर अयूब थे। हमें तो किसी ने नहीं रोका, ना किसी ने आने से मना किया, तो क्यों कोई सदर पाकिस्तान को आने से मना करेगा? नहीं, वो तो ये कह रहे थे ना कुछ सहाफ़ी कि जनाब सदर पाकिस्तान को इसलिए रोका जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं इस वाक़े को लेकर, और DGISPR ने वैसे इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात ना करूं तो बेहतर है। उनको वैसे ही जवाब देना चाहिए था। उनको सदर पाकिस्तान की पोजीशन जो है उसको क्लियर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन वही तो मैं बोला ना कि तहरीक इंसाफ के ट्रोलिंग कर रहे थे, तो हम भी तो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं साहब। हमें तो किसी ने ट्रोलिंग नहीं की। हमें तो बहुत सारे लोगों ने, जिस को पता चला उन्होंने इस बात के, बल्कि हमें कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप वहाँ गए नमाज जनाजा के अंदर, और एक तहरीक इंसाफ की वहाँ पर नुमाइंदगी हुई। ये इस बात को तो सराहा गया तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में। ठीक है सर, ये बताएं कि आपने जहाँ पहले रावलपिंडी में रखा, इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में, फिर पता चला कि शायद रावलपिंडी जा रहा है, और अब आप जलसा लाहौर लेकर आ गए हैं। वजह क्या है? तहरीक लब्बैक का वहाँ पे एक इज्तिमा और उनका इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने का ऐलान, उसकी वजह से आपने ये किया है, या कोई आपकी अपनी स्ट्रेटजी तब्दील हुई है? ये क्या था इसके पीछे? नहीं, परेड ग्राउंड वाला जो है वो इंडिकेशन हमें यही मिली थी इंतजामिया से कि इसकी अप्रूवल नहीं मिलेगी, और उन्होंने यही कहा था कि तहरीक लब्बैक ने पहले उसके लिए अप्लाई किया हुआ था, उनको भी अभी तक अप्रूवल नहीं मिली है। तो उससे हमें अंदाजा हो गया था कि ये, तो हमने कहा कि बजाय कि हम इंतजार करते रहें और जलसे से 2 दिन पहले हमें ये बताएं कि आपको जगह नहीं मिलेगी, जब उन्होंने जुबानी तौर पर यह बात कर दी है तो बेहतर यह है कि हम किसी और जगह का इंतजाम करें। पिंडी के स्टेडियम को देखा गया था, लेकिन वो मौजू उसके लिए नहीं थी जगह, तो इसलिए अब हम इसको लाहौर ले गए। नहीं, पिंडी में तो बहुत सारी मौजूद जगह हैं और आप लोग जलसे करते भी रहे हैं, होते भी हैं। क्या तहरीक लब्बैक कोई वजह है कि आप वहां से? नहीं, उसकी वजह से
नहीं, उसकी वजह से नहीं था। इमरान उमूमी तौर पर पिंडी के जलसे जो हैं, बड़े जलसे, वो लियाकत बाग में उतरे। लियाकत बाग बहुत छोटी जगह है। इमरान खान, मुझे याद है जो पिछला मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ था रमजान में, जब हमने जलसा किया था, तो मुझे याद है मैं खान साहब के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा था माशाल्लाह पाकिस्तान छोटे पड़ गए हैं आपके जलसों के लिए। तो वो लियाकत बाग तो बहुत ही छोटी जगह है। फिर वो क्रिकेट स्टेडियम की बात हो रही थी, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम के वो उनके क्यूरेटर हैं, वो आए हुए थे यहाँ पर आईसीसी के, और इंग्लैंड की टीम का दौरा भी था, तो वो फिर डिसाइड ये किया कि वहां पर मुनासिब नहीं होगा कि उधर जलसा किया जाए। तो अब आप लोग लाहौर आ रहे हैं, मकसद क्या है इस जलसे का असद उमर साहब? चाहते कि अब आप किस तरफ लेकर जाएंगे? सर बड़ी जबरदस्त है। खैर वो ऐलान तो जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके अलावा मैं बता सकता हूं आपको ये कि इंशाल्लाह ताला उस दिन जो है वो लेट होगा जलसा, और इसका इख्तिताम हमने करना है। आज 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की है, और 12 बजे रात को कौमी तराना, और पूरे पाकिस्तान में हमारी स्क्रीन लगनी है, और इमरान खान वहां पर होंगे लाहौर के अंदर, और पूरा पाकिस्तान एक साथ ये जश्न मनाएगा पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह का। और जाहिर है वहां पर जो खान साहब तकरीर करेंगे उसमें उन्होंने अहम ऐलानात भी करने हैं। नहीं, अहम ऐलानात क्या हम समझें कि अब कोई नेक्स्ट लेवल पिकर जा रहे हैं? कोई आप चाहते हैं कि इंतखाबात अब जल्दी हो जाए? क्योंकि मुझे इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि उनको लगता है कि 2023 में इंतखाबात चले जाएंगे। फिर अगले दिन सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में इंतखाबात होंगे। ये कन्फ्यूजन है, या इमरान खान साहब को अब जल्दी नहीं रही रजीम चेंज ऑपरेशन को पूरा रिवर्स करने की? नहीं, ये तो इसमें तो कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि हम लोगों का मजमूई तौर पे और इमरान खान साहब का ज़ाती तौर पर भी ये बिल्कुल वाज़ेह है इसके अंदर कि हर दिन जो गुजर रहा है उसका पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। ये हम आज से 4 महीने बाद पहले करते थे। 2 बातें मैं करता था, एक ये मैं कहता था, और दूसरी चीज मैं कहता था कि अगर मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिहाज से देखूं तो मेरे तो फायदे में ये कुछ महीने हुकूमत करें, इनकी तो सियासत जो है वो दफन हो जानी है। तो लोग उस वक्त शायद समझते थे कि नहीं ये कोई बहाना बना रहे हैं, ये इलेक्शन अपनी जल्दी निकलने के चक्कर में है। वो 17 जुलाई को आपने देख लिया कि जो सियासी तौर पे हम बोलते थे वो तो साबित हो गया। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा शदीद नुकसान हुआ है इमरान इस अरसे के अंदर, और नुकसान होता चला जा रहा है। इसलिए बिल्कुल तहरीके इंसाफ, इमरान खान बिल्कुल वाज़ेह है इसके अंदर, जल्द से जल्द इंतखाबात होने चाहिए अगर आपने पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना है। तो ये जलसा उस तरफ लेकर जाएगा? ये जो ऐलान करेंगे वो आगे का लाएअमल भी उस दिन इमरान खान साहब बताएंगे कि आगे लाएअमल क्या करने जा रहे हैं। नहीं, इस जलसे के बाद रुकेगा या फिर जलसों के ऊपर जलसे हैं? फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? मैं कभी भी जो है ना ये खान साहब के ऐलानात जो है ना उसको पहले से ऐलान करने की कोशिश नहीं करते, या 13 का इंतजार कर ले, खान साहब खुद ही ऐलान करेंगे उस दिन इंशाल्लाह। चलें 13 की रात को वो ऐलान कर देंगे। एक ऐलान लाएअमल होगा वो जो भी एक चीज का मैं इबाम खत्म कर दूं कि वो जो ऐलान करेंगे वो ऐलान होगा ये कि किस तरीके से मुल्क को एक जल्द इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, चलें एक ऐलान तो उन्होंने किया ना कि 9 हल्कों से इलेक्शन इमरान खान साहब खुद लड़ रहे हैं। ये किसका आइडिया था सर? ये क्या किया आप लोगों ने? परवेज खट्टक साहब का आइडिया था। बड़ा जबरदस्त आइडिया है, और वो एक हमारा पहले पोस्टर होता था अब सिर्फ इमरान खान, तो ये बिल्कुल वही वाली सूरत हाल है, अब सिर्फ इमरान खान। और ये जो बहुत सारी ये भी वो बन रही थी ना, ये जो कैंपेन करने की कोशिश की जा रही है कि अच्छा इमरान खान को जो है वो माइनस कर दिया जाएगा, तो ये उस लिहाज से भी बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है इसकी। कुछ और सियासी हिकमत अमली भी है इसके पीछे, लेकिन वो मैं उसको टीवी पर नहीं कहना चाहूंगा। देखें 9 सीटों से इमरान खान साहब इलेक्शन है। अभी अगर स्पीकर कौमी असेंबली कुछ और बंदे फारिग करते हैं तो वहां से भी आप यही करेंगे? अब ये सेट पैटर्न है आपका? ऐसा ही करें, ये सेट पैटर्न है। जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होंगे हर तरफ इमरान खान फारिग करने से पहले इमरान खान जी चारों मैं कल ही काफी हूं। ये क्या तरीका है सर? यानी बाकी सारे लोग बैठ जाए ना सर, ये सबको जो है वो एतराज होता है कि तहरीके इंसाफ जो है इसको सियासत नहीं आती। कभी कभी सियासत हम भी कर लेते। चले, अब तो वो आपके मुखालफीन ये कह रहे हैं कि बड़े वसाइल ज़ाया हो जाएंगे, उनको यकीन है कि इमरान खान जीत जाएंगे 9 सीटें, और वो इसके ऊपर रिपोर्टें बना कर चला रहे हैं कि अगर इमरान खान 9 सीटें जीत गए, यानी इतना यकीन तो आपको भी नहीं है इमरान खान के जीतने का जितना उनको यकीन है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान 9 सीटें जीत गए तो कितने करोड़ का नुकसान होगा। सर ये नुकसान से तो बचाएं को हमको। ये वैसे उन्होंने
नुक्ता जो उठाया ना, बुनियादी तौर पर नुक्ता बिल्कुल ठीक उठाया। ये जो बाय इलेक्शन करा करा के करोड़ों का नुकसान करते चले जा रहे हैं मुल्क का, आखिर में होने जनरल इलेक्शन ही हो। सबको पता है कि ये निजाम नहीं चल सकता, जितनी मर्जी इसको घसीटने की कोशिश कर देना, इसने चलना नहीं है निजाम ने। तो ये करोड़ों रुपए कौम का बेड़ा गर्क करने के बजाय बेहतर नहीं है एक ही दफा जनरल इलेक्शन के अंदर जाए। और वो क्या, अभी तो आप बता रहे थे कि विलायत से भी सनद आ गई है कि तहरीक इंसाफ तेजी से गैर मकबूल होती जा रही है, यही बेहतरीन टाइम है, भी फौरी तौर पर इलेक्शन करा लें। किस किस को आप चाहते हैं कि इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए? फजलुर रहमान साहब असेंबली में नहीं हैं और बहुत सारे लोग हैं, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, किसको आप चाहते हैं? असफंद यार वली नहीं है, सब नूरानी साहब नहीं है और बहुत सारे लोग। जी, हर वो शख्स जो अवामी लीडर होने का दावेदार है उसको आना चाहिए। अगर इमरान खान 9 सीटों से इलेक्शन लड़ सकते हैं तो उन सबको एक एक हल्का तो मिल सकता है ना। केपी के अंदर 4 इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे ये एमल वली और ये सब लोग जो है ये आए इलेक्शन लड़ने के लिए, आके जरा आजमाएं अपनी ताकत अवाम के अंदर। फजलुर रहमान साहब को भी आप चाहते हैं कि वो लड़े इलेक्शन? फजलुर रहमान साहब जो बड़ी ज्यादती की उनके साथ तहरीक इंसाफ ने, और दोनों सीटों से उनको हरा दिया डेरा इस्माइल खान ने। लेकिन अब तो यकीनन मौलाना जो है वो बहुत मकबूलियत की बुलंदी पर पहुंचे हुए होंगे इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। तो आए जरा मैदान में और उन 4 में से कोई भी एक हल्का सूट कर लें और वहां पर। और ये भी याद रखें कि अब जो भी मुकाबला होना है वो इमरान खान का इनफरादी पार्टियों से नहीं होना। इमरान खान वो मुकाबला पूरा सियासी स्टेटस को, पूरा पीडीएम जिस तरह भी सवात में हो चुका है, सारी पार्टियों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था और वो सीट हमारी नहीं थी, वो एनपी की खाली हुई भी सीट थी और उसके बावजूद तहरीक इंसाफ जीती थी वहां पर। एक ब्रेक से वापस आते हैं, फिर एक और सवाल है वो आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ ही रहिए नाज़रीन। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब, अब ये चैलेंज किया था राणा सनाउल्लाह साहब ने कि आप सूबाई हुकूमतें ख़त्म कर दें, हम वफाकी हुकूमत को ख़त्म कर देंगे और पाकिस्तान फौरी तौर पर इंतखाबात में चला जाएगा। इतने सारे ज़िमनी इंतखाबात हम नहीं करवा सकते। ये तो फिर इतने जलसे जुलूस, इतना जोर लगाने की क्या ज़रूरत है? आप उनसे बैठकर बात करें और उन्हें कहें आ जाओ। तो उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि ये पहले डिसॉल्व कर दें केपी और पंजाब की असेंबलीज, फिर उसके बाद हम कर देंगे, हम अगले दिन कर तो देंगे। एडे चूचे तो ऐसी भी नहीं, एडे चूचे ऐसी भी नहीं। तो उनसे बोलें कि ये करने को जब आप तैयार हैं, जब आप खुद मान रहे हैं ये कौम के साथ मजाक करने की जरूरत क्या है? कोई बच्चों का खेल हो रहा है। जब आप मान रहे हैं कि यही सही रास्ता है, वजीर आजम खड़े हों, वो तो मसला ये है कि उनको अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा वजीर आजम होने का, उनको अभी तक नहीं समझ में आई कि किसने लाके बिठा दिया और क्यों बिठा दिया। वो ऐलान करें, अब तो पहुंच गए उस कुर्सी पे जैसे कैसे भी पहुंचे, ऐलान करें जी जल्द इलेक्शन की तरफ जाने, अपनी टीम का नाम अनाउंस करें। इमरान खान साहब अपनी टीम के नाम अनाउंस करेंगे, जो इलेक्शन के लवाजमात हैं वो बैठ के हम डिस्कशन कर देंगे और बिल्कुल उसके अंदर सूबाई असेंबलियां भी डिसॉल्व हो जाएंगी। अगर 1 साल तक इस सारी सूरत हाल को खींच कर ले जाना चाहे वफाकी हुकूमत और ये इत्तेहादी उनका साथ दें तो ले जा तो वो सकते हैं असद उमर साहब? देखिए, कानूनी तौर पर यह मुमकिन है, लेकिन उनकी सियासत कितना बोझ बर्दाश्त कर सकती है? आपने ये सूरत हाल देख ली जुलाई 17 वाली। इनमें से एक से ज्यादा और इत्तेहादी जो हैं उनकी सियासत जो है ना वो भी बड़ी शदीद खतरे के अंदर आ गई है इस वक्त। तो ये निज़ाम जो है इस वक्त अमूमी तासुर, आपको पता है ये क्या बोलते हैं, ये बहुत सारे आपको भी बोलते होंगे मुस्लिम लीग नून वाले, हम तो छोड़ना चाहते हैं, वो नहीं छोड़ने देते। अब वो जो है वो आपको पता है कि वो किसको बोलते हैं कि वो नहीं छोड़ने देते। ये अमूमी तासुर इन्होंने फैलाया है कि हम तो छोड़ना चाहते हैं, वो नहीं छोड़ने देते। तो ये तो नजर आ रहा है। और आपको पता है कि पार्टी के अंदर बड़ी खुल के इसके अंदर इख्तलाफ भी है मुस्लिम लीग नून के अंदर के, और कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ जो है वो नहीं चाहते ये हुकूमत चले। हालांकि ये सबको पता है कि नवाज शरीफ की मर्जी को चिड़िया नहीं पर मारती मुस्लिम लीग नून में, लेकिन दो राय तो वहां पर जरूर पाई जाती है ना। नहीं, फजलुर रहमान साहब ने तो बाकायदा ये पोल खोल दिया था, ये कहकर के नवाज शरीफ साहब की तहरीक अदम एतमाद के मामले पे और इन तमाम मामलात के ऊपर पूरी मुशावरत और मर्जी शामिल थी। ये तो अभी फजलुर रहमान साहब ने कहा है। तो जी 100%। और आप जिस तरह हम सियासत देखते हैं, आप सियासत को कवर करते रहे, जो भी मुस्लिम लीग नून को जानता है उसको पता है कोई बड़ा फैसला मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। अगर 1 साल तक इंतखाबात नहीं होते तो ये हुकूमत के जो फाशिस्ट इक़दामात हैं आप लोग उनका मुकाबला करते रहेंगे ऐसे ही?
यानी ये तो आपकी पार्टी को बैन भी करेंगे, करते रहेंगे जी। आपको बार बार बुलाएंगे भी, गिरफ्तारियां भी होंगी, एफआईए पकड़ेगी भी, इमरान खान को हो सकता है नजरबंद करने की कोशिश की जाए। ये सारी चीजें आपके दिमाग में तो होंगी। जी बिल्कुल है। और इमरान आज से 2-3 हफ्ते पहले तक जो सूरत हाल थी उसमें तो इनके पास ताकत इख्तियार इससे ज्यादा था ना। उस वक्त तो आधा पाकिस्तान पंजाब की शक्ल में इनके कब्जे के अंदर था, तो अडियाला जेल भी इनके पास हटे थे। तो अब हमने क्या, अडियाला जेल भी उनके पास थी। तो अब तो मैं जैसे बोल चुका हूं कि अब अगर ज्यादा कोई गैर कानूनी किस्म के इन्होंने इकदाम करने की कोशिश की तो 10 अगर ये पकड़ेंगे तो 20 हम भी पकड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये उस तरफ जाएंगे नहीं। मैं आपको यही लाना चाहता था, ये जो 20 पकड़ने की आपने बात की है, पंजाब में क्या चल रहा है? ये जितना भी आप कर रहे हैं 25 मई को लेकर, दीगर जो इश्यूज हैं उनको लेकर, ये एक्चुअली आप अटैक कर रहे हैं अपने डिफेंस के लिए या वाकई आप कानूनी चाराजोई कर रहे हैं? नहीं सर, देखें, ये जो 25 मई को जो हुआ है ना, जो जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस तरीके से लोगों की चादर चार दीवारी पामाल की गई है, जिस तरीके से इमलाक को तबाह किया गया है, तो ये तो कानूनी तकाजा है। हम तो हुकूमत हैं, कानून के ऊपर यकीन रखने वाली हुकूमत है, और ये हमारा कानूनी फर्ज बनता है कि एक गैर कानूनी वारदात जो सारे पाकिस्तान के हुई है, हम जवाब दें उन लोगों को। वो लोग जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, जिनको आधी रात को कूद के घरों के अंदर आए, जिस तरीके से जवान बच्चियों को के ऊपर वहां पुलिस वाले आधी रात को घर में घुसे हुए थे, वहां पर हम जवाब दें इन लोगों को। हम सियासी मसलियत के शिकार तो नहीं हो सकते। तो कानून के मुताबिक होगा, ना कानून से 1 इंच आगे ना पीछे, जो कानून है उसके मुताबिक किया जाएगा। इमरान खान साहब का नाम ईसीएल में डाला गया है, क्या है आपका इस पे? ये बहुत बड़ा मजाक है, लेकिन इमरान खान तो अब तो ये मफरूजा नहीं है ना। अब तो इनकी हुकूमत आ गई थी, रोज बयान आते थे इमरान खान को गिरफ्तार कर देंगे। वो तो ना लंदन भागे, ना उन्होंने सऊदी अरेबिया में पनाह लेने की कोशिश की। वो तो इधर ही खड़े रहे, डटे रहे और मुकाबला करते रहे, और उससे ज्यादा तगड़ा करते रहे जो पहले होता था। ये इमरान रियाज खान को नहीं भगा सके तो इन्होंने इमरान खान को क्या भगाना है? तो इमरान खान को ईसीएल पे इनको डालने की जरूरत नहीं। वो इस धरती का है और इस धरती में रहेगा। कुछ अकाउंट्स आपकी पार्टी के ऐसे मिले हैं असद उमर साहब जो पहले से डिक्लेयर्ड नहीं थे, या खुफिया अकाउंट्स थे, या जिनका पता नहीं था? रोजाना की बुनियाद पे ऐसी खबरें आ रही है। ये बतौर सेक्रेटरी जनरल अपनी पार्टी के आपके लिए इंकशाफात हैं, या आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपके अकाउंट्स में या पैसों में जो प्रॉब्लमेटिक हैं? देखें, अकाउंट्स की जो है वो बड़ी तफसील जो है ये स्क्रूटनी के पीरियड के अंदर, ये उस केस के अंदर तमाम तफसीलात, इनके जवाब भी दे दिए गए हैं। उनकी रिकन्सिलिएशन, एक एक अकाउंट की बाकायदा रिकन्सिलिएशन भी कर दी गई है। इसलिए मैं कह रहा था कि जिस वक्त वो, अगर आप इस वक्त फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है उसकी पढ़ें इलेक्शन कमीशन की, तो वो ऐसे लगता है 4 साल पहले लिखी थी, क्योंकि पिछले 4 साल में उनको जो सारा मवाद दिया, जो सारी इंफॉर्मेशन दी, वो तो लगता है कि हमने उनको कुछ दिया ही नहीं। वो जो हजारों कागजात हमने उनको दिए, वो उसकी तो कोई हमें झलक ही नहीं नजर आती। मसलन वो फारा की वेबसाइट से उठा के उन्होंने वो छाप दिए, और वो इतनी बड़ी इंडिविजुअल डोनेशंस की पूरी हमने जो रिपोर्ट दी हुई थी वो उसमें नहीं दी। उनको इतना बुनियादी कानूनी मसला नहीं पता कि कानून ये कहता है कि सियासी पार्टी को जो पैसा मिला, अगर आपका एक रजिस्टर्ड एजेंट है वहां पर, और वहां पे उसके ने कोई पैसे लिए जो वहीं पे उसने खर्च कर दिए, और वो कभी सियासी पार्टी के पास आया ही नहीं, तो उसमें कानून में कोई बंदिश ही नहीं है। एक छोटी सी चीज, नहीं, आपके कराची में और दीगर जगहों के ऊपर जो अकाउंट्स मिले हैं जो पहले नहीं थे, या जिनका रिकॉर्ड आपने जमा नहीं करवाया था, उनके बारे में पूछ रहा हूं मैं आपसे। जी, मैं बिल्कुल उन अकाउंट्स के ऊपर भी जो पैसा आया उसकी तमाम रिकन्सिलिएशन, एक एक अकाउंट की रिकन्सिलिएशन करके जमा करवा दी गई थी, और वो एक्सप्लेन कर दिया गया था। उसके डिस्क्लोजर के ऊपर 2 राय हो सकती है, लेकिन कानून तो कुछ है नहीं। सारे पाकिस्तान में पैसे जमा हो रहे हैं, पाकिस्तान में अकाउंट है, तो फॉरेन फंडिंग से तो उसका कोई वैसे ही लेना देना कुछ नहीं है ना। लेकिन उसके बावजूद जो भी तफसील मांगी गई थी, वो तमाम तफसील वहां पर जमा करा दी गई। ठीक है, अब एक ब्रेक लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में आप लोग ये वाला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, और इसको हटाने का आपके पास मंसूबा क्या है? आखिरी ब्रेक में हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब, आपका जो सबसे बड़ा टारगेट है वो ये है कि आपको एक अलग किस्म का इलेक्शन कमीशन चाहिए,
और इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो उसके लोग मौजूद हैं वो आपको काबिल कबूल नहीं है, लेकिन वो आइन और कानून के मुताबिक मौजूद हैं। एक तरफ आप जल्दी इलेक्शन मांग रहे हैं, लेकिन ये वाला काम जल्दी हो नहीं सकता, तो कैसे मुमकिन है कि आप अपने दोनों टारगेट्स अचीव कर लें? अच्छा, ये बात जो है ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है कि वो आईनी कानूनी तौर पर लगे हुए हैं। इसके अंदर 3 मेंबर्स ऐसे हैं। एक तो जो सिंध के मेंबर हैं वो पूरी दस्तावेजी सबूत दिए जा चुके हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर कि वो सिंध की हुकूमत से तनख्वाह लेते रहे हैं इलेक्शन कमीशन का मेंबर लगने के बाद। वाज़े कानून की खिलाफ वर्जी है और वो सीधी सीधी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। ठीक है। उसके बाद जो 2 लोग लगे हैं राजा रियाज की मुशावरत से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कह चुका है कि मैं मुस्लिम, हाँ, वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मेंबर जो ये कह चुके हैं जो कि मैं अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ूंगा, तो वो कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है। वो जाली एक कंसल्टेशन हुई है एक जाली लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ। तो इसलिए, और ये दोनों चीजें जो हैं ये कोर्ट के अंदर चैलेंज हुई हुई हैं। तो ये जब भी ये मुकम्मल होगा लीगल प्रोसेस, तो ये तो 3 फारिग हो जाएंगे। और कमीशन मुकम्मल ही नहीं है जब तक पूरे 5 मेंबर्स ना हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री बिल्कुल सही हुई थी, लेकिन जब अगर आप चाहते हैं इस जमहूरी निज़ाम को आगे चलाने के लिए, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी जो है वो तो अदम एतमाद कर ही रही थी, अब पाकिस्तान की 2 सूबाई असेंबलियां जो 2/3 पाकिस्तान की आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, वो अदम एतमाद की तहरीक पास कर चुकी हैं। तो हाँ, कानून के अंदर तो ये बिल्कुल होगा, लेकिन क्या जमहूरियत ऐसे चल सकती है इस तरीके की धौंस और जबरदस्ती से? तो वो भी अगर आप जमहूरियत वापस आगे चलाना चाहते हैं तो फिर तमाम जमहूरी पार्टीज को बैठ के इसका हल निकालना पड़ेगा। कैसे सर, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इसका क्या हल निकालेंगी? आईनी ओहदा है, वो आकर बैठ गए हैं, ये तो आपको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना पड़ेगा, या आप सारे मिलकर हटा देंगे? आपको लगता है वो उसका हाँ, सारे मिलके हटा सकते हैं। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि जिस दिन ये फैसला कर लेंगे कि इनकी सियासत तबाह बर्बाद हो रही है इस जाली हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत को चलाने से, तो उसके बाद जो मैं कह रहा था ना, लवाजमात बातचीत कर लेंगे, उस लवाजमात में भी ये कर लेंगे। हो सकता है उनको भी हमसे कुछ मांगना हो, तो वो भी देखा जा सकता है उनको क्या दिया जा सकता है। उनको आपसे क्या मांगना है? यही कहेंगे कि नवाज शरीफ को आके कैंपेन चलाने दें, उनको मौका दें कि वो इलेक्शन के, यही मांगेंगे ना आपसे कि मियां साहब आए और आकर कैंपेन चलाएं, उनको गिरफ्तार ना किया जाए? मुझे ये बताएं कि ये कौन से कानून के तहत मरियम इतनी अरसे से बाहर निकली हुई है? वो तो कन्विक्टेड थी ना, बस इसी कानून के तहत मियां साहब भी ये कर रहे होंगे क्या? इमरान, वही तो मैं बोल रहा हूं ना कि इमरान खान ने उस वक्त इनको रोका था। तो हम जो भी कानून, जो भी कोर्ट फैसला करेंगे, हम उस कोर्ट के फैसले को मानते हैं हमेशा। हम तो मुस्लिम लीग नून है नहीं, जत्थे भेज के पंजाब हाउस से सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करा देंगे। लेकिन ये मैं जानता हूं, इसका मुझे एतमाद है, आप लें नवाज शरीफ को, अगर कोर्ट से उनको इजाजत मिल भी गई इधर कैंपेन करने की, इमरान खान बमुकाबला नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत इमरान खान की होगी इंशाअल्लाह ताला। आप बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़हनी तौर पे इस बात के लिए तैयार हैं कि नवाज शरीफ वापस आके अपनी पार्टी की कैंपेन चलाना चाहते हैं और अदालत उसके लिए उनको इजाज़त देती है, तो फिर आपको कोई एतराज़ या खौफ या परेशानी नहीं है? सर, जो कानून की राय है वो हम कोर्ट के अंदर पूरी अपनी कानूनी बैटल लड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं, सियासी तौर पे खौफ मुझे कोई नहीं है नवाज शरीफ। सर, यही तो आपका सौदा होना है अगर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तब्दील करना है। तो इसी को तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। मरियम नवाज साहब अपने बयान में कह चुकी हैं कि मियां साहब आएंगे फिर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सर, इससे ज्यादा अच्छी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मिलेगी कि इस वक्त एक वजीर आजम पाकिस्तान बैठा हुआ है जिसका बयान हल्फी जो है वो सारे पाकिस्तान के पास उसकी कॉपी मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। उसने कहा कि अगर मेरा भाई से ठीक होते ही फौरन वापस मुल्क में ना आया तो मैं जिम्मेदार हूं। बयान हल्फी है, सर्टिफिकेट नहीं है। वो वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती है क्योंकि सियासी तौर पे एतमाद है, कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। सियासी मैदान में हमें किसी चीज का खौफ नहीं है। कानून में जब जाएंगे, कोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो पूरी कानूनी बैटल हम लड़ेंगे। 2 चीजें हैं ना सर, दोनों में से अगर आपको एक चूज करनी पड़े, इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ आपको इसी इलेक्शन कमीशन का आपको इलेक्शन में जाना है या फिर आपको मुकाबला करना है मियां नवाज शरीफ का सियासत के मैदान में, आप किसको चूज करेंगे दोनों में से? बड़ा 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 फैसला, ये मुशावरत के साथ करने वाला फैसला है। असद उमर का मशवरा क्या होगा मुशावरत में?
असद उमर सेक्रेटरी जनरल पार्टी का जो है वो टीवी पे बैठ के अपनी जाती राय नहीं बता सकता। नहीं, सूट क्या करता है आपके ख्याल में? नवाज शरीफ आके मुकाबला करें वो सूट करता है या इलेक्शन कमिश्नर है? पहले भी तो आपने दिल्ली इलेक्शन जीता है ना। मैं वो आपको देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूं, मुझे कोई सियासी खौफ नहीं है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ की शक्ल सामने नजर आए तो शायद मेरा सियासी अटैक और मौसर होगा, वो मुझे कोई खौफ नहीं है। वो मैं आपको इलेक्शन कमिश्नर का आपको खौफ है कि ये आपके साथ गेम डाल देगा, ये खौफ है आपको? वो अच्छा, उसको भी देख लेना, उसने हर गेम तो डाल दी। अभी 17 जुलाई के इलेक्शन से पहले क्या क्या नहीं उसने हमारे साथ करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी कौम जो है वो इतनी ज्यादा खड़ी हो चुकी है इमरान खान के साथ। और असल जो इमरान, ये जो परेशानी आई है ना, और ये एकदम से आपने फुर्तियां देखी हैं कि किस तरीके से तरीके इंसाफ को कोई पाबंदी लगा दो, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दो, ये 17 जुलाई के बाद हो गया। वो हिल गए, उन्होंने कहा जलसे जलसे आवाम निकल आती, ये तो देखा था। ये लोग तो तरीके इंसाफ वाले अब ये भी सीख गए कि किस तरीके से लड़के इलेक्शन ठीक लड़ा जाता है, और उस इमरान खान की सपोर्ट को वोट्स के अंदर कैसे बदला जाता है, इसीलिए तो लड़े में ये। तो असद उमर साहब, अब 10 मुहर्रम उल हराम के इख्तिताम के बाद पाकिस्तान की सियासत में ज्यादा एनर्जी है या कुछ थोड़ी सी चीजें ठंडी हो जाएंगी? आखिरी सवाल। नहीं सर, अभी तो मेरे ख्याल में तेजी आएगी। अभी सियासी माहौल के अंदर तेजी आने वाली है, अभी ठंडी नहीं होने वाली चीजें। ये आप अपने एंड पे महसूस कर रहे हैं या हुकूमत की कारकर्दगी और कार्रवाइयों से? दोनों वजह से मैं कह रहा हूं। मैं तज्जिया, जो अपना सियासी तज्जिया ये पेश कर रहा हूं कि अगले 2 से 4 हफ्ते जो है वो आपको पाकिस्तान के सियासी मैदान के अंदर तेजी नजर आएगी, ठंडक नहीं महसूस होगी। इलेक्शन कब तक हो जाएंगे, फाइनली बता दें? ओहो, इलेक्शन कब हो जाने चाहिए वो मैं बता सकता हूं आपको। इलेक्शन हो जाने चाहिए अक्टूबर के आखिर तक या नवंबर के शुरू में, लेकिन होंगे कब, ये मैं हतमी तौर पे, इस किस्म की जो पेशन गोई है वो शेख रशीद बड़ी बेहतरीन करते हैं। चलें, उनसे कोशिश करेंगे, उनसे कल के प्रोग्राम में बात करें अगर मौका मिले तो, ताकि वो हमें इससे आगे वाली बातें वो हमें बता देंगे। थैंक यू वेरी मच असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कल होती है एक नए प्रोग्राम के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।